हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 22 जुलाई एंड 22 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम एनालाइज करने जा रहे हैं आज। तो आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग भी हमारे नए व्यूअर्स या नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे आपको इन लेक्चर्स की PDF मिल जाया करेगी और साथ में आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो देखो, GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में से नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में। इसके अलावा श्रीलंकन क्राइसिस के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा एडिटोरियल आया है विच इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू। इसके पॉइंट्स को हम समझेंगे विच कैन बी वेरी यूजफुल टू अस फॉर मेंस। ओके, आगे बात करते हैं गवर्नेंस में। गवर्नेंस में बात करेंगे अंटार्कटिका बिल की। इसके बाद हम बात करेंगे नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स की। पॉलिटी में बात करेंगे 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एंड GS3 और GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। आगे बात करें उससे पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मैंने पूछा था कल, आप लोगों से फीडबैक मांगा था कि हम अभी जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं द हिंदू एनालिसिस का, उसमें हम क्या करते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं और जो एडिटोरियल होते हैं उनको हम साथ के साथ यहाँ पे एनालाइज करते हैं। ओके, हम क्या करने का सोच रहे हैं, मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और एक एज मिले और आपकी मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से हो। उसके लिए मैंने सोचा है कि हम एक क्या काम कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स का एक नया फॉर्मेट लेके आए। इसमें हम क्या करें कि दो तरह से दो वीडियोस लेकर आए। बेसिकली एक वीडियो आएगा मॉर्निंग में जिसमें कि आपसे रिलेटेड जो प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ होंगी वो मेजरली कवर होगी, और ये सिर्फ द हिंदू नहीं, साथ में इंडियन एक्सप्रेस से भी कवर करने की मैं कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे दो आपके न्यूज़पेपर्स कवर हो जाएंगे जिसमें प्रीलिम्स रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो हो जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हो जाएंगे। और दूसरी एक वीडियो आएगी शाम को विच वुड बी एक्सक्लूसिवली एडिटोरियल एनालिसिस। ठीक है, तो एडिटोरियल एनालिसिस से रिलेटेड रहेगा ये, चाहे इसमें द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, दोनों में जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे वो मैं लेकर आऊँ। तो मेरा प्लान ऐसा कुछ चल रहा है कि ये वाला फॉर्मेट हम ला सकते हैं। तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बताना, कमेंट करके बताना कि आपको ये प्रेजेंट वाला जो फॉर्मेट है वो अच्छा लग रहा है या ये नया फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आई एम जस्ट टेकिंग 1-2 days फॉर योर फीडबैक। ठीक है, तो आपके फीडबैक के हिसाब से मैं आगे प्रोसीड करूंगी। आगे बात करते हैं हम आज के पहले आर्टिकल की, और पहला आर्टिकल है अबाउट अंटार्कटिक बिल। तो ये अंटार्कटिक बिल क्या है, ये इसको समझते हैं। पहले समझते हैं कि ये पूरा न्यूज़ क्या है। तो देखो, न्यूज़ ये है कि लोकसभा में ये अंटार्कटिक बिल आने वाली थी लेकिन नहीं आ पाई। आप सभी को पता होगा कि हमारे पार्लियामेंट में अभी मॉनसून सेशन शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? जुलाई 18 से हमारा मॉनसून सेशन शुरू हुआ है, और इस मॉनसून सेशन में कई सारी बिल्स लाई जा रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अभी GST को लेकर काफी ज्यादा विरोध चल रहा है। उसके अलावा ED ने यहाँ पे सोनिया गांधी से पूछताछ करने के लिए उनको हिरासत में लिया। तो GST हो गया, ED का ये प्रोसीडिंग हो गई, इनको लेकर कांग्रेस के जो MPs है बड़े नाराज हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बाहर बैठकर। अब ऐसे में जब तक अपोजिशन शामिल नहीं होगा वैसे तब तक बिल लाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो ये बिल लाने वाले थे अंटार्कटिका बिल वाली, ये जो अंटार्कटिका के ऊपर जो रेगुलेशंस के लिए बिल लाने वाले थे उसको डिफर किया गया है। जो लाने वाले थे हम कल, वो नहीं ला पाए इन द पार्लियामेंट, इन द लोकसभा। ओके, तो यहाँ पे देखो बात कर लेते हैं कि ये अंटार्कटिक बिल क्या है इसके बारे में। अब देखो, पहले आप ये देखो कि अंटार्कटिका कहाँ है। तो देखो, ये है हमारा अंटार्कटिका। ये वन ऑफ द कॉन्टिनेंट है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में से ये वन ऑफ द कॉन्टिनेंट है एंड 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ साइज। दूसरी चीज ये कि जो साउथ पोल है हमारा वो यहाँ लाया करता है, जोग्राफिक साउथ पोल हमारा लाया करता है अंटार्कटिका में, एंड इट इज काइंडली कंप्लीटली फ्रोजन। ओके, तो ये एक तरह का फ्रोजन पूरा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे ह्यूमंस का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ R&D के लिए, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। ओके, अब देखो इसके आसपास की थोड़ी सी लोकेशंस देख लेते हैं एंड इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज कि अंटार्कटिका में आप ये देख रहे हो, ये वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये छोटा सा जो आइलैंड्स दिख रहे हैं ये है फाकलैंड आइलैंड्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे है अफ्रीका। अफ्रीका में ये छोटा सा जो आइलैंड है ये मेडागास्कर है। उसके बाद यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो आइलैंड्स हैं ये है न्यूजीलैंड और तस्मानिया।
ओके। तो ये आसपास के आइलैंड्स की न्यूज हो गई पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हम यहाँ पे आसपास की सीज भी देख लेते हैं। तो अंटार्कटिका में ये देखो सदर्न ओशन से चारों ओर से घिरा हुआ है। इसके इस साइड पे आता है इंडियन ओशन, फिर अटलांटिक ओशन और फिर पैसिफिक ओशन। ओके, यहाँ पे ये जो सी है, ये वाली जो सी है, इसका नाम है रॉस सी। और यहाँ पे ये जो सी दिख रही है आपको, ये है वेडल सी। ओके, वेडल सी। यहाँ पे ये याद रखना है, वेडल सी या रॉस सी के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। नाउ यहाँ पे कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग अलग रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं। अलग अलग कंट्रीज ने यहाँ पे रिसर्च स्टेशन बनाए हैं। इसमें इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशन हैं। इनका नाम है भारती और मैत्री। ओके, भारती और मैत्री, ये 2 रिसर्च स्टेशन हमारे हैं जो अंटार्कटिका में लोकेटेड हैं। इसके अलावा एक हमारा रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक में भी। आर्कटिक में भी हमारा एक रिसर्च स्टेशन है, यानी कि नॉर्थ पोल जहां पे पड़ता है ना, वहां पे भी हमारा एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री। ओके, तो इन 3 रिसर्च स्टेशन हिमाद्री, भारती और मैत्री के साथ इंडिया आ जाता है एलाइट क्लब में। एलाइट क्लब में मतलब ये है कि इंडिया उन कुछ चुनिंदा कंट्रीज में से एक है जहां पे जिनके की रिसर्च स्टेशन दोनों पोल्स पे लोकेटेड है, और एक नहीं मल्टीपल रिसर्च स्टेशन है। तो आज की डेट में हमारे 3 रिसर्च स्टेशन हैं कुल मिलाकर, नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाकर। साउथ पोल में यानी कि अंटार्कटिका के आसपास हमारे 2 यहाँ पे रिसर्च स्टेशन हैं। ये बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इस तरह की बिल की, इस तरह के लेजिस्लेशंस की क्या जरूरत है हमको अंटार्कटिक बिल लाने की? तो देखो, इंडिया जो है एक ट्रीटी है जिसका सिग्नेटरी है इंडिया, अंटार्कटिका ट्रीटी। ओके, तो ये जो ट्रीटी है अंटार्कटिका ट्रीटी, कब की ट्रीटी है याद रखना है, 1983 की ये ट्रीटी है। और ये ट्रीटी जो है इसमें इंडिया एक सिग्नेटरी है, और इस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि जितने भी सिग्नेटरीज हैं वो अपने एरिया में, अपने कंट्री में लॉज लेकर आएंगे, स्पेसिफिक लॉज रिगार्डिंग अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये बोलता है दैट इंडिया शुड स्पेसिफाई अ सेट ऑफ लॉज गवर्निंग पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर इट हैड इट्स रिसर्च बेसिस। यानी कि इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका पे हैं, उन रीजन्स को गवर्न करने के लिए इंडिया के पास कुछ स्पेसिफिक लॉज होने चाहिए। ये बात कौन करता है? अंटार्कटिक ट्रीटी 1983 वाली। और इसीलिए अब हम यहाँ पे इसको लेकर एक लॉ लेकर आए हैं। ओके, अब देखो ये ट्रीटी ये भी बोलती है कि इसमें 52 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, यानी कि 52 मेंबर्स हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया है। इन सभी सिग्नेटरी कंट्रीज को अपने अपने लॉज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा जहां जहां पे भी इनके रिसर्च स्टेशन हैं। ओके, इंडिया इस ट्रीटी के अलावा कुछ और ट्रीटीज की भी सिग्नेटरी है, जैसे कि कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज। ये दोनों जो कन्वेंशन है, इनके ऊपर भी इंडिया ने साइन किया हुआ है। और इसीलिए इंडिया की ये ड्यूटी बनती है कि अंटार्कटिका का जो प्रिस्टाइन नेचर है, यानी कि जो प्योर अनएक्सप्लोर्ड सा नेचर है, इसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। इसीलिए हम यहाँ पे इसको लेकर एक बिल लाना चाह रहे हैं, एक लॉ लाना चाह रहे हैं अंटार्कटिका को लेकर। अब इस बिल के फीचर्स क्या हैं? देखो, इस बिल के फीचर्स क्या है? पहला फीचर तो ये कि यहाँ पे अंटार्कटिका में जितनी भी विजिट्स होनी है, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज होनी है, उन सबको रेगुलेट करेगा ये एक्ट। ओके, जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो ये एक्ट इसको रेगुलेट करेगा, और यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम भी करेगा ये जो बिल है या एक्ट है। ओके, एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होगी? तो देखो, जो इंडिया के सिटीजन हैं उनके ऊपर, जो फॉरेन सिटीजन हैं, कॉरपोरेशन हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, फर्म्स हैं इंडिया में, या जो भी वेसल्स जो इंडिया का पार्ट है या फिर इंडिया के किसी एक्सपेडिशन का पार्ट है, वो सभी इस एक्ट के दायरे में आएंगे जब ये बिल एक्ट बन जाएगा। ओके, अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे कुछ पीनल प्रोविजंस को भी प्रिस्क्राइब किया गया है। अगर यहाँ पे कोई सीरियस वायलेशन होता है तो उस केस में आपको पीनल प्रोविजन हो सकते हैं, पीनल प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, यानी कि आपको कुछ ना कुछ पेनल्टी लग सकती है। देन यहाँ पे जो भी इंडियन एक्सपेडिशंस अंटार्कटिका में जाना चाहते हैं या कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी अंडर द प्रोटोकॉल ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इंस्पेक्शंस भी होंगे। ठीक है, इंस्पेक्शन भी होंगे इंडिया में बाय एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंस्पेक्शन टीम बनेगी, एक इंस्पेक्शन ऑफिसर होगा जो कि इन एक्सपेडिशंस को इन्वेस्टिगेट करेगा कि सही साथ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक फंड भी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा अंटार्कटिक फंड। यहाँ पे जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है वो इस फंड से
यहाँ पे किया जाएगा। तो इस अंटार्कटिक फंड में जो भी पैसा आएगा उसको वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा, अंटार्कटिक रीजन के या अंटार्कटिक रीजन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो ये है पूरा अंटार्कटिक बिल के बारे में हमने देखा, और इसको अगर ये एक्ट बनता है तो इसके बारे में और डिटेल में हम समझेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, कर्नाटका टॉप्स नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स। नाउ देखो, ये नीति आयोग जो है ये एक इनोवेशन इंडेक्स निकालती है, और इस इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में जो 2022 का इनोवेशन इंडेक्स है इसमें कर्नाटका ने टॉप किया है। अब पहले इस इनोवेशन इंडेक्स की बात कर लेते हैं, फिर आएंगे हम इस न्यूज के ऊपर। तो देखो, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है ये कौन निकालता है, ये निकालता है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, अच्छा, दूसरी चीज, ये किस पे मॉडल है, ये मॉडल है GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, ये निकालता है वीपो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो निकालता है, कुछ और भी बॉडीज इसके साथ आती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आती है, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसी की लाइंस पे इंडियन इनोवेशन इंडेक्स निकालता है नीति आयोग। इसमें अप्रोच जो फॉलो होती है, इसमें क्या होता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के बियॉन्ड जाके हम इसको अप्रोच को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम इनोवेशन अलग अलग मेथड्स के थ्रू मेजर करते हैं, जैसे कि पेटेंट्स पर मिलियन, यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन है पर मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर कितने पेटेंट्स हैं इसको हम देखते हैं, कितने पब्लिकेशन हुए हैं साइंटिफिक जर्नल्स में, कितना GDP खर्च हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनके थ्रू हम यहाँ पे पता लगाते हैं इनोवेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या इंडिकेटर्स यूज होते हैं, देखो, पहला तो ये कि PhD स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। दूसरी चीज, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कितने एनरोलमेंट्स हो रहे हैं, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हमारे देश में कितने हैं। इसके अलावा R&D में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स हमारे देश में कितने हैं, क्या नंबर है, पर मिलियन पॉपुलेशन पे कितने पेटेंट्स हैं हमारे पास, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स कितने हैं, और FDI इनफ्लो कितना हो रहा है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कितना इनफ्लो हो रहा है हमारे देश में, हमारा लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है। इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इनोवेशन इंडेक्स, और इसी बेसिस पे सभी स्टेट्स को रैंकिंग मिलती है। एक प्रो टिप आप सभी के लिए, जब भी आप कोई इंडेक्स देखते हो जिसमें स्टेट्स को यहाँ पे रैंकिंग मिली होगी, तो आप जरा गौर करना, मेजॉरिटी ऑफ दिस जो ऐसे इंडेक्स है, मेजॉरिटी ऑफ द इंडाइसेस के पीछे जो बॉडी होती है वो होती है नीति आयोग। ओके, तो नीति आयोग मेजॉरिटी केसेस में इसके पीछे बॉडी होती है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी इंडेक्स देखते हो जिसमें स्टेट्स को रैंकिंग मिली है, आप उसके पीछे अगर आपको नहीं पता कौन सी बॉडी है, तो मेजॉरिटी केसेस में नीति आयोग हो सकती है। ओके, आगे बात कर लेते हैं हम। तो देखो, यहाँ पे न्यूज ये है कि कर्नाटका ने इस बार का नीति आयोग का जो इनोवेशन इंडेक्स है उसको टॉप किया है। पिछली बार भी कर्नाटका ने ही किया था, इसके बाद आए हैं तेलंगाना और हरियाणा, महाराष्ट्र। जो सबसे पुअर परफॉर्म किया है जिन बड़े स्टेट्स ने, वो हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और गुजरात। ओके, अच्छा, कर्नाटका ने जो टॉप किया है वो बड़े स्टेट्स की इसमें कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया है। इसके साथ जो छोटे स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स कैटेगरी है, इसमें मणिपुर ने टॉप किया है, और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में चंडीगढ़ ने टॉप किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एवरेज स्कोर है इंडिया का वो अभी भी कम है। जो हमारा आइडिया है ना कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जब आएगा, वीपो जब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लेके आएगा, इसमें हम टॉप 25 कंट्रीज में हो, इसमें आने के लिए अभी हमको और काम करने की जरूरत है। स्पेशली जो R&D में हमारा GDP खर्च हो रहा है उसको हमको बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि अभी हमारा जो GDP खर्च हो रहा है R&D में, दैट इज 0.7%। ओके, ये होना चाहिए लगभग 2% के आसपास, तभी हमारा R&D बढ़ेगा और तभी हमारे देश में इनोवेशन का कल्चर यहाँ पे बढ़ेगा, एनकरेज होगा। ओके, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की हम। तो NDA नॉमिनी द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज अ वेरी फॉर्चुनेट एंड इट इज अ वेरी प्राउड थिंग अबाउट इंडिया कि इंडिया में पहली फर्स्ट female tribal women has become the president of India. It is a very proud moment for India. क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो vulnerable sectors हैं उन्हीं को हम लीडरशिप दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है, और ये जो है पहले झारखंड की गवर्नर भी रही हैं, ठीक है, पहली ट्राइबल वुमेन बनी है जिनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, और एक लंबे मार्जिन से ये जीती हैं, लगभग 64% जो वैल्यू ऑफ वोट्स है उसको आप देखोगे तो
64% जो वैल्यू वोट्स हैं वो मिले हैं यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी को। ओके, अच्छा, इसके पहले ये गवर्नर भी रही हैं झारखंड की और ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा की रहने वाली है। ओके, और यहाँ पे इससे पहले ये टीचिंग फील्ड में थी बिफोर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट के बारे में देखना फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। तो देखो प्रेसिडेंट को लेकर यहाँ पे कुछ प्रोविजन है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 57 है अबाउट री इलेक्शन एंड आर्टिकल 58 है अबाउट द क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो आपके क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितना टेन्योर होगा, ये सब चीजें इन आर्टिकल्स में बताई गई है। थोड़ा सा इन आर्टिकल्स को ध्यान रखना। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो ये है कि मुझे बताओ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, ये मुझे बताओगे आप इन द कमेंट सेक्शन। आगे बात कर लेते हैं। तो देखो इसी में हम बात करें कि किस तरह से वोटिंग होती है। तो पहली चीज मैं बता देती हूँ कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है दैट इज इनडायरेक्ट काइंड ऑफ इलेक्शन। ओके, एंड इसमें जो वोटिंग होती है वो कौन वोटिंग करता है, कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का एक ग्रुप होता है बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें जो लोग भी इलेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, जो भी वोटिंग कर सकते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। हु ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस इलेक्टोरल कॉलेज? नाउ सी फर्स्ट, यहाँ पे जो राज्यसभा है इसके इलेक्टेड मेंबर्स, ओके, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ओके, then all the legislative assemblies, the elected MLAs of all these legislative assemblies, okay, और इसके अलावा जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, किसकी किसकी, पुडुचेरी और दिल्ली की जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके एमएलएज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कौन से? इलेक्टेड। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू चूज और टू इलेक्ट प्रेसिडेंट, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आवर पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर एलिजिबल टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। ओके, अच्छा आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से वोटिंग होती है, प्रोसीजर क्या होता है? तो सबसे पहले नॉमिनेशन स्टेज आती है। नॉमिनेशन में मान लो ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है, ठीक है। इलेक्शन में खड़े होने में क्या जाता है, सब लोग अपना अपना नॉमिनेशन दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला ऐसा नहीं होगा कि आप आए और आपने प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन भरा और बोला हम भी इलेक्शन में खड़े होंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स चाहिए होते हैं जो आपको आपका नाम प्रपोज करें, नॉमिनेट करें। तो 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स की जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। दूसरी चीज ये कि जो एमपी या एमएलए यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी के वोट की वैल्यू एक जैसी नहीं होती है। हर एमपी के वोट की वैल्यू एक जैसी होगी, इक्वल वोट्स होंगे इनके, और यहाँ पे लगभग 700 इनके वैल्यू होती है, इनके वोट की, एक वोट की वैल्यू 700 होती है। तो एमएलए का क्या, एमएलए हर एमएलए हर स्टेट का एमएलए जो है उसके वोट की वैल्यू अलग अलग होगी, और ये किस पे डिपेंड करेगी, दो चीजों पे डिपेंड करेगी, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट पे डिपेंड करेगी, और दूसरा उस लेजिस्लेटिव असेंबली में नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं इस पर डिपेंड करेगी। पॉपुलेशन जो होगी ये कौन से सेंसस से लेंगे, 1971 का जो सेंसस है उसके हिसाब से स्टेट की पॉपुलेशन और उसी के हिसाब से एमएलएस का जो नंबर है उसके हिसाब से यहाँ पे वोट की वैल्यू होगी। तो अलग अलग स्टेट्स की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे यूपी की जो वोट की वैल्यू है सबसे ज्यादा है, ओके, एमपी के वोट की वैल्यू कम है, एमपी के एमएलएस के वोट की वैल्यू कम है। वैसे डिपेंड करता है अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके पॉपुलेशन और नंबर ऑफ एमएलएस पे। ओके, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे इलेक्शन कैसे होता है, तो क्या कोई पर्सन, जैसे मान लो ए और बी खड़े हैं इलेक्शन में, अगर ए को यहाँ पे लगभग मेजोरिटी मिल जाती है, बी को नहीं मिलती है, तो क्या सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पे इलेक्शन होगा? नहीं, यहाँ पे अगर किसी भी कैंडिडेट को जीतना है तो 50% प्लस 1 वोट उसको मिलने ही चाहिए। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ ही यहाँ पे कोई भी पर्सन जीत सकता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। दूसरी चीज, यहाँ पे जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग क्या होता है एमएलए या एमपी का वो इलेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, जाते हैं अपने पोलिंग बूथ पे, ईवीएम रखा रहता है, किसी भी एक को चूज करते हैं, उसके सामने का बटन दबा देते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। आपके सामने यहाँ पे आपको एक चिट्ठी देते हैं और यहाँ पे आपको नंबरिंग देनी होती है कि ए को आप, बी को, सी को, डी को कौन सी प्रेफरेंस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, इस तरह की प्रेफरेंस दी। किसी ने यहाँ पे
ABCD, तो यहाँ पे D को 1, B को 2, A को 3, C को 4, इस तरह की प्रेफरेंस दी। तो जिसको भी सबसे ज्यादा नंबर 1 वाली प्रेफरेंस मिलेगी उसको यहाँ पे बनाया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ऊपर ये पूरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिपेंड करता है। आई होप ये बहुत क्लियर है। ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की, विच इज रशिया रिज्यूम्स गैस सप्लाईज टू यूरोप वाया नॉर्थ स्ट्रीम। तो देखो यहाँ पे ये पूरी न्यूज क्या है, मैंने आपसे कई बार पहले भी डिस्कस की है, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसीलिए मैं फिर से लेकर आई हूँ नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में। पहले नॉर्थ स्ट्रीम क्या है इसको समझते हैं जरा। तो देखो ये है हमारा मैप ऑफ यूरोप। ओके, यहाँ पे ये देखो ये है जर्मनी, यहाँ पे है ये हमारा रशिया। ओके, ये रशिया है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जर्मनी और मेजॉरिटी ऑफ द यूरोप जो है ये फ्रीज हो जाता है, इसके आसपास का जो रीजन है पोर्ट्स वगैरह फ्रीज हो जाते हैं विंटर्स के दौरान। तो इनके पास पहले ही एनर्जी की यहाँ पे बहुत किल्लत है, एनर्जी इनके पास नहीं है, तो एनर्जी के लिए फ्यूल के लिए डिपेंड करते हैं ये रशिया के ऊपर, स्पेशली गैस के लिए, नेचुरल गैस के लिए। उसी के लिए यहाँ पे एक पाइपलाइन बनाई गई थी, अंडर वाटर पाइपलाइन है ये, ठीक है, अंडर वाटर पाइपलाइन बनाई गई थी, गैस पाइपलाइन थी जिसका नाम दिया गया नॉर्थ स्ट्रीम। ये कहाँ से शुरू हो रही है, देखो यहाँ से वी बॉग से शुरू हो रही है और जर्मनी में खत्म हो रही है। और दूसरी जो प्रपोज्ड थी नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्रपोज्ड थी, एक तो नॉर्थ स्ट्रीम 1 है, उसके बाद ही उसका एडवांसमेंट के लिए नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्रपोज्ड थी, जो उस्तलुगा से लेके यहाँ जर्मनी के ग्रीफ्सविल्ड तक आएगी। ओके, तो यहाँ पे 2 नॉर्थ स्ट्रीम्स प्रपोज्ड थी। अब नॉर्थ स्ट्रीम 2 तो यहाँ पे स्टॉल हो गई, क्यों? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया और सारे यूरोप ने बोला कि अब हम रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। सैंक्शन लगाने के लिए इन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम 2 के ऊपर यहाँ पे स्टॉल कर दिया, इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अब नॉर्थ स्ट्रीम 1 चल रहा था, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 क्या है, देखो बेसिकली समझो, नॉर्थ स्ट्रीम जो है ये 2 पाइपलाइंस होने वाली थी, ठीक है। इसमें नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो था ये 2011 में बन चुका है, ठीक है, ये रशिया से जर्मनी तक जाता है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 बन रहा था, ये भी रशिया से जर्मनी तक जाता है, 2021 में ये बन रहा था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, शुरू नहीं हो पाया, ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिए। ओके, तो अब ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 1 है ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, हमने देखा ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, कौन से लिमिट तक, कितने डिस्टेंस तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, सेकेंड क्वेश्चन है आज का, बताना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में। ओके, अब देखो ये EEZ से निकलता है कौन कौन सी कंट्रीज के, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी एंड टेरिटोरियल वाटर्स से भी निकलता है कुछ कंट्रीज की। ओके, तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, अभी यूरोप ने, मेनली यूएस है और कुछ नेटो की कंट्रीज हैं, इन्होंने प्रेशर में आके क्या कहा कि क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है इसीलिए नॉर्थ स्ट्रीम 2 को तो यहाँ पे बंद कर दिया। अब नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो है वो यहाँ पे देखो, नॉर्थ स्ट्रीम 1 के साथ दोनों के स्टेक्स जुड़े हुए हैं, एक तो यूरोप स्पेशली जर्मनी जो है उसको इकलौता जो सबसे बड़ा सोर्स है गैस का, फ्यूल का, वो यूरोप का वो यही है, नॉर्थ स्ट्रीम 1 ही है जो रशिया से, जहां से गैस मिलती है। तो यहाँ पे यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉर्थ स्ट्रीम 1, और रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया को इकोनॉमी चल रही है, रशिया की ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो रशिया के लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी क्या हुआ कि यूरोप ने सेकेंड नॉर्थ स्ट्रीम पे तो रोक लगा दी, लेकिन फर्स्ट नॉर्थ स्ट्रीम पे रोक नहीं लगाई क्योंकि यूरोप को पता है कि उसके खुद के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे। ओके, अब क्या हुआ, रशिया ने बेसिकली चमकाया यूरोप को। कैसे चमकाया, रशिया ने 10 दिन के लिए नॉर्थ स्ट्रीम 1 बंद कर दी। ओके, और बोला कि हम इसको मेंटेनेंस के लिए बंद कर रहे हैं। अब ऐसे में पूरा यूरोप जो है दहल गया कि कहीं ऐसा हुआ कि रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम 1 हमेशा के लिए बंद कर दी तो हमको गैस कहाँ से मिलेगी, ठीक है, हमको फ्यूल कहाँ से मिलेगा। तो यूरोप बड़ा टेंशन में था, यूरोप को ये लग रहा था कि जो रशिया है वो यहाँ पे एनर्जी को यूज कर रहा है एज अ वेपन, ठीक है, नॉर्थ स्ट्रीम को यूज कर रहा है एज अ वेपन टू टेक रिवेंज अबाउट द यूरोपियन सैंक्शंस। अब जाहिर सी बात है, यूरोप अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा तो यूरोप जो रशिया है शांति से तो बैठेगा नहीं, रशिया भी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा यूरोप के लिए। तो रशिया यहाँ पे बेसिकली चमकाया रशिया ने यूरोप के लिए नॉर्थ स्ट्रीम 10 दिन के लिए बंद करके। यूरोप को कंटिन्यूसली ये सस्पिशन था, ये शक था कि कहीं रशिया ने 10 दिन का बोल के हमेशा के लिए नॉर्थ स्ट्रीम बंद कर दी तो हम कहाँ जाएंगे। तो रशिया ने अब क्या किया, 10 दिन के बाद अब नॉर्थ स्ट्रीम खोल दी कि नहीं नहीं हम बंद नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारा समझना जरूरी है कि रशिया की ये नॉर्थ स्ट्रीम कितनी जरूरी है यूरोप के लिए, ठीक है। तो बेसिकली रशिया ये समझाना चाहता था। अब देखो यहाँ पे ये पूरा पूरा आर्टिकल इसी बारे में है कि 10 दिन के लिए मेंटेनेंस के लिए नॉर्थ स्ट्रीम 1 को बंद किया गया था। ऐसे में सभी को टेंशन हो गई कि कहीं एनर्जी क्राइसिस
क्राइसिस ना आ जाए इस चक्कर में, अगर रशिया ने हमेशा के लिए नॉर्थ स्ट्रीम बंद कर दी तो। लेकिन रशिया ने इसको ओपन कर दिया है और अभी बेसिकली चमकाने का काम हुआ है। अब देखो यहाँ पे समझना कि टोटल शटडाउन जो है अगर वो कर देता तो यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो जाती यूरोप की, स्पेशली जर्मनी की। ओके, अभी आपको पता है यूरोप में ऑलरेडी वाइल्ड फायर्स चल रहे हैं, डिजास्टर्स चल रहे हैं, ऐसे में अगर ये भी चीज हो जाती तो पूरी तरह से यूरोप बर्बाद था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना कि यूरोप जो है दूसरे रिसोर्सेज ढूंढ रहा है। एक तरफ यूएस को देख रहा है, यूएस से इसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस मिल सकता है। दूसरी तरफ नॉर्वे की तरफ देख रहा है, अजरबैजान की तरफ देख रहा है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के लिए। लेकिन आज भी मैक्सिमम जो रिसोर्स, सबसे बड़ा रिसोर्स एनर्जी का कोई है यूरोप के लिए, स्पेसिफिकली जर्मनी के लिए, तो वो रशिया है। ओके, तो ये जो क्रिटिकलिटी है समझना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, जो कि एक इंटरव्यू एडिटोरियल है। इसमें देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे श्रीलंका की क्राइसिस को डिस्कस किया गया और बोला है कि क्या श्रीलंका की कोई मदद नहीं कर सकता, क्या कोई कंट्री श्रीलंका की मदद नहीं कर सकती इस एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए। वर्ल्ड बेसिकली क्या कर सकता है श्रीलंका को इस क्राइसिस से निकालने के लिए, ये पूरा आर्टिकल था। तो देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जुलाई 20 को यहाँ पे रानिल विक्रमसिंघे को नया प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका बनाया गया है, इलेक्ट किया गया है। और यहाँ पे अभी यहाँ का पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया ने इससे सबक सीखना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। इंडिया ने अभी एक मीटिंग हुई थी इंडिया में, गवर्नमेंट की और ऑल पार्टी मीटिंग थी। इसमें बात हुई कि श्रीलंका से हमको कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। पहली चीज है फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब क्या है कि आपको अपनी इकोनॉमी को ढंग से चलाना है। ऐसा नहीं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। फिस्कल प्रूडेंस की बहुत जरूरत है। और दूसरा रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, ये हमको बड़े लेसन्स मिले हैं फ्रॉम श्रीलंकन क्राइसिस। ओके, श्रीलंका का क्राइसिस जो है इन दोनों की कमियों में ही हुआ है। अब फिस्कल प्रूडेंस क्या है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत पॉपुलिस्ट मेजर्स अपनाए, यानी कि जनता को खुश करने की कोशिश में जनता को सब कुछ फ्री में देने लग गई यहाँ की गवर्नमेंट। यहाँ के टैक्स वगैरह खत्म कर दिए। तो गवर्नमेंट जब ऐसा करेगी तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से, और जब तक पैसा नहीं आएगा आप गवर्नेंस कैसे कंडक्ट करोगे। तो ऐसे में क्या कर रही थी यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ पे लोन ले रही थी, दूसरी कंट्रीज से, मार्केट से लोन उठा रही थी। अब ये लोन इतना हो गया, पैसा है नहीं, चुकाओगे कैसे, तो क्राइसिस आ गया इकोनॉमिक। दूसरा गवर्नेंस भी प्रॉपर नहीं हो रही थी, एकदम मिसमैनेज्ड डिसीजंस थे, कोई भी प्रॉपर डिसीजन नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए भी बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुआ है इकोनॉमिक क्राइसिस के फॉर्म में। आगे बात करते हैं तो देखो कितना प्रिडिक्टेबल था ये क्राइसिस, कितना प्रिडिक्टेबल था। तो इसमें बताया गया है कि जब से सिविल वॉर खत्म हुई, ओके, जब से सिविल वॉर खत्म हुई तब श्रीलंका को, तब से यहाँ पे आईएमएफ के पास जाना चाहिए था, क्योंकि तब भी यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो आई उन्होंने में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट किया, फिजिकल मिसमैनेजमेंट, बजटरी मिसमैनेजमेंट, और इसके कारण आज जो इकोनॉमिक सिचुएशन है श्रीलंका की उसका कारण ये सब है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे दो चीजों का ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम है, दो डेफिसिट्स हुए जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। पहला तो अनसस्टेनेबल करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, दूसरा हुआ यहाँ पे अनसस्टेनेबल फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, दोनों डेफिसिट्स के कारण ही यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद टूरिज्म चलता था श्रीलंका में, टूरिज्म भी ठप पड़ गया कोविड के कारण, यहाँ पे ईस्टर बॉम्बिंग हो गई उसके कारण ठप पड़ गया। कोविड पैंडेमिक आया, पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ चली गई। रेमिटेंसेस आते थे श्रीलंका के पास, वो भी नहीं आने लगे क्योंकि कोविड आया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूक्रेन वॉर हो गया, इसके चक्कर में जो इम्पोर्ट्स का कॉस्ट था बढ़ गया, इम्पोर्ट बिल बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घटने लगे। डोमेस्टिक फ्रंट पे भी फिजिकल क्राइसिस था ही। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेस कट कर दिए गए, जनता को खुश करने के लिए टैक्सेस कट कर दिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। टैक्सेस कट कर दोगे तो श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, जो चीज है उस पर सब पे सब्सिडी दे रहे हो, जो चीज है उस पर सब पे यहाँ पे फ्री में, मुफ्त में बांट रहे हो। तो ये बेसिकली फ्री बीज है, आपने यहाँ पे जनता को खुश करने के लिए उनको यहाँ पे सब चीज फ्री में बांटते गए, तो आपके पास रेवेन्यू आया नहीं, रेवेन्यू आया नहीं, टैक्स आया नहीं, सब्सिडीज आप देते जा रहे हो, तो ऐसे में आपके पास पैसा बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो यही सब कारण है, एक तो पॉपुलिज्म, बहुत ज्यादा पॉपुलिज्म जो है, एक तो ये ले डूबा श्रीलंका को, दूसरा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो है, एक दिन में आपने बोल दिया ऑर्गेनिक बनाएंगे पूरे देश को, फर्टिलाइजर्स बंद कर दिए, तो ये इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट दूसरा कॉज है। और तीसरा कॉज है कि आपको आईएमएफ के पास पहले ही चले जाना चाहिए था, इतना टाइम आपको वेट नहीं करना चाहिए था। आगे इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ग्लोबल पावर्स इसमें मदद नहीं कर सकती, क्या ग्लोबल पावर्स जो है अलग अलग कंट्रीज हो गई, यूएस हो गया, इंडिया हो गया, क्या वो इसमें कुछ मदद नहीं कर सकती, क्या
क्या वो इस जो श्रीलंका को इन कंट्रीज ने डेट दे रखा है, यहाँ पे कर्जा दे रखा है, उसको यहाँ पे रिस्ट्रक्चर करके मदद नहीं कर सकते क्या? तो देखो श्रीलंका का क्राइसिस जो है, आंसर मिलता है हमको कि श्रीलंका का जो क्राइसिस है वो कोई एक या दो कंट्री मिलकर ठीक नहीं कर सकती। इसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर की जरूरत है, इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, जो कि सिर्फ आईएमएफ के पास है। तो आईएमएफ ही ये मदद कर सकता है। हाँ, आईएमएफ के साथ जो बाकी कंट्रीज हैं वो मिलकर जरूर श्रीलंका की मदद कर सकती हैं। कैसे? जैसे कि इंडिया से एक बहुत बड़ा लोन यहाँ पे श्रीलंका ने लिया हुआ है, लेकिन इंडिया को पता है कि श्रीलंका अभी चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो इंडिया क्या कर सकता है, इस डेट को रीस्ट्रक्चर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ के इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत ये इसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग के लिए तो हमको कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ चाहिए। तो कोई भी कंट्री बायलैटरली इसका डिसीजन नहीं ले सकती, आईएमएफ को इसमें आगे आना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे एक बड़ा सा टैक्स हॉलीडे जो दिया है, इसने पूरा ले डूबा है ये पूरे श्रीलंका को, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ का बैंक था उसने क्या सोचा, जो सेंट्रल बैंक था जैसे हमारे देश में आरबीआई है, उसने क्या सोचा कि हमको अपनी जो करेंसी इसको गिरने नहीं देना है। तो इन्होंने पूरा भर भर के फॉरेक्स रिजर्व्स को खर्च किया है कि हमारी करेंसी कहीं डिप्रिशिएट ना हो जाए। अब क्योंकि इनकी करेंसी डिप्रिशिएट इन्होंने होने नहीं दी, फॉरेक्स रिजर्व सारा खत्म हो गया, इनके एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पाए। ओके, तो यहाँ पे कुल मिला के इकोनॉमी को समझ नहीं पाए, ना ही यहाँ की गवर्नमेंट, ना ही यहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो। ओके, और यहाँ पे एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी था, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, इसीलिए कोई बोल्ड डिसीजन भी नहीं ले पाए। ओके, इसके साथ यहाँ पे इंडिया ने देखो अपने साइड से कोशिश करी, इंडिया ने अपना जो डेट है उसको रीशेड्यूल किया है और बोला कि ठीक है आप धीरे धीरे करके चुकाओ। ऐसा और किसी कंट्री ने नहीं किया है अभी तक श्रीलंका के साथ। तीसरा क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक इंडिया असिस्टेंस टू श्रीलंका ऑफ अबाउट $3.8 बिलियन वाज एडिक्वेट एंड टाइमली? इंडिया ने लगभग $3.8 बिलियन का यहाँ पे एड दिया है, यानी कि लोन दिया है श्रीलंका को। क्या ये टाइमली था, और क्या इसमें चाइना का रोल है? क्या चाइना के रोल को हम इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका की हर तरह से मदद करी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका ने सिर्फ इंडिया से नहीं, आईएमएफ से, एडीबी से, वर्ल्ड बैंक से, सबसे लोन ले रखा है और सभी बड़ी बड़ी कंट्रीज से भी लोन ले रखा है। इसको अगर खत्म करना है तो सबको साथ में आना पड़ेगा। दूसरा एक कॉज ये है कि चाइना पे इन्होंने बहुत ज्यादा डिपेंडेंस क्रिएट कर दी और चाइना ने भी इनको अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा लिया। ठीक है, चाइना ने भर भर के इनको लोन दिया, जिसके कारण क्या हुआ, श्रीलंका लोन में डूबता गया और अल्टीमेटली जब श्रीलंका में इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस आया और इनफैक्ट जिस चीज में चाइना से लोन लेकर इन्होंने इन्वेस्ट किया था उससे भी रिटर्न नहीं आए, तो क्या हुआ, श्रीलंका ने बोला हम पैसे तो नहीं दे सकते, हम कुछ नेगोशिएट कर लेते हैं, और श्रीलंका को अपना जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो 99 ईयर्स के लिए लीज पे देना पड़ा चाइना को। ठीक है, तो चाइना ने इसको अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा लिया। चाइना की पॉलिसी में फंसते गए, उसके दलदल में गिरते गए और फॉरेन बोरोइंग अपनी बढ़ाते गए। ओके, श्रीलंका वाले। ओके, तो इसके कारण यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस इस तरह की आ गई और इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जिसमें इसको यूज किया इन्होंने उससे भी कोई रिटर्न नहीं आया। ओके, तो कुल मिला के श्रीलंका जो है चाइना के इसमें डूब गया। दूसरा बात होती है जापान की, कि जापान क्यों नहीं मदद कर रहा है। तो देखो जापान के अपने जेन्युइन रीजन है। जो लास्ट यहाँ पे गवर्नमेंट रही उन्होंने जापान को एक किनारे कर दिया था। ठीक है, जापान ने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की बात करी श्रीलंका से, श्रीलंका ने एक भी प्रोजेक्ट इनको नहीं दिया। श्रीलंका ने जापान से अपने रिलेशन बिगाड़ लिए ड्यूरिंग द लास्ट टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इसीलिए जापान अभी अपसेट है और श्रीलंका की ज्यादा मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 10% जो श्रीलंका का जो पूरा डेट है ना वो पूरा चाइना की साइड से है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ये बहुत अंडरस्टेटेड है। ये कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का, ये कहते हैं कि चाइना का और भी लोन है जो हिडन लोन है, हमको दिख नहीं रहा। ठीक है, तो कुल मिला के इतनी सारी साइड से जो लोन दिया है और चाइना के ट्रैप में फंस गया है श्रीलंका, ये कारण है मेजर श्रीलंकन क्राइसिस का। और चाइना यही नहीं रुकने वाला था, चाइना तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करने वाला था। अगर चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ कर लेता तो जो थोड़ा बहुत बचा है ना अभी श्रीलंका, वो भी नहीं बचता, क्योंकि श्रीलंका में चाइनीज गुड्स की बाढ़ आ जाती है और श्रीलंका की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आर देयर एनी अल्टरनेटिव्स फॉर आईएमएफ? आईएमएफ के अलावा क्या कोई और अल्टरनेटिव नहीं है श्रीलंका के पास? तो देखो ये चीज बहुत टाइम से बहुत सारी कंट्रीज इसका जवाब ढूंढ रही हैं कि आईएमएफ के अलावा कोई अल्टरनेटिव मिले जो इनको ऐसी स्थिति में, ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में बाहर निकाल सके। लेकिन आईएमएफ की देखो ये क्यों ऐसा ढूंढ रही है बाकी सारी कंट्रीज, क्योंकि आईएमएफ जो है कंडीशनैलिटीज जो लगाता है ना, बहुत हार्श कंडीशनैलिटीज लगाता है कि आपको
आपको ये करना पड़ेगा तभी हम आपको लोन देंगे, ठीक है। इंडिया ने भी लोन लिया, लेकिन इंडिया के लिए कंडीशनैलिटीज एक बोन प्रूव हुई थी, यानी कि इंडिया के लिए वरदान थी ये कंडीशनैलिटीज। लेकिन हर कंट्री इतनी हार्श कंडीशनैलिटीज को क्या हर बार इंप्लीमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए सब लोग आईएमएफ का अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, लेकिन आज तक हमको आईएमएफ का कोई रिलायबल अल्टरनेटिव नहीं मिला है, ठीक है। श्रीलंका के लिए इसीलिए कहा जाता है कि हर कोई ये बोलता है कि श्रीलंका को बहुत पहले ही आईएमएफ के पास चले जाना था। उससे क्या होता, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता श्रीलंकन इकोनॉमी में लोगों का, और उससे क्या होता कि श्रीलंका जो आज जिस स्थिति में उतना इंटेंस यहाँ पे क्राइसिस नहीं आया हुआ होता। दूसरी यहाँ पे बात हुई है रीजनलाइजेशन ऑफ रुपी की, ओके। यानी कि एक ये जो सॉल्यूशन है वो ये हो सकता है कि इंडिया आगे आए और इंडिया रुपी में ट्रेड करना शुरू करे, इंडिया रुपी में मदद करना शुरू करे श्रीलंका की, और रुपी का रीजनलिज्म करे। अभी हमने कुछ दिनों पहले आरबीआई का एक पढ़ा था, आरबीआई ने एक अरेंजमेंट बनाया है जिसमें इंडिया और रशिया साथ में ट्रेड कर सकते हैं रुपी के थ्रू, ठीक है। उसमें हमने वोस्त्रो अकाउंट, नोस्त्रो अकाउंट के बारे में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं ऊपर डाल दूंगी उसकी लिंक, आप उसको जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट किया था और इसी की अभी आगे बात भी हो रही है। इसके अलावा जो श्रीलंका है, क्या इसको हम इंडियन स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि हमारे इंडियन स्टेट्स के ऊपर भी बहुत डेट है। तो इसमें देखो यहाँ पे कहा जाता है कि नहीं, हम श्रीलंकन स्टेट्स, जो श्रीलंका की इकोनॉमी है उसको हमारे इंडियन स्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग अलग है। दूसरी चीज कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं जब वो लोन लेते हैं तो वो इंडियन रुपी में लेते हैं, डॉलर में किसी से उन्होंने नहीं लिया, फॉरेन करेंसी में किसी से लोन नहीं लिया। तीसरी चीज, जो पूरी इकोनॉमी है उसको इंडियन इकोनॉमी के फॉर्म में देखा जाता है, होलिस्टिक इकोनॉमी है। स्टेट्स की अपनी अपनी कोई अलग इकोनॉमी नहीं देखी जाती, अपना अपना अलग यहाँ पे डेफिसिट्स वगैरह नहीं देखे जाते। दूसरी चीज, श्रीलंका जो है अपनी इस इन्फ्लेशन से या इस प्रॉब्लम से डील कर सकता है ज्यादा पैसे प्रिंट करके, लेकिन क्या स्टेट्स कर सकते? नहीं कर सकते। इंडिया के स्टेट्स के पास ये पावर्स नहीं है। तो कुल मिला के हमारे स्टेट्स और सेंटर को यहाँ पे ये सीखना चाहिए कि हम अपनी मनी को ढंग से खर्च करें। ऐसा नहीं कि हम पॉपुलिस्ट मेजर्स में लग जाएं, लोगों को खुश करने के लिए, वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए लग जाएं, और उसके चक्कर में हम अपने पूरे स्टेट को, पूरी कंट्री को डुबा दें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इक्वली द वरीज कम फ्रॉम नॉट जस्ट इंडिया बट द रेस्ट ऑफ द नेबरहुड ऑल्सो। तो क्या आसपास भी, हमारे नेबरहुड में भी कुछ क्राइसिस है? तो हाँ, देखो, नेपाल में भी कुछ क्राइसिस चल रहा है, आसपास की कंट्रीज में क्राइसिस है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। क्योंकि देखो, नेपाल की बात करें, लैंडलॉक्ड है, ट्रेड के लिए इंडिया पर डिपेंड करता है, करेंसी इतनी ज्यादा इनकी है नहीं, हमारे करेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ओवरऑल अगर रीजनलाइजेशन हम रुपी का कर देते हैं, इससे क्या होगा कि हम आसपास के देशों में ट्रेड करें इन टर्म्स ऑफ रुपी इंस्टीड ऑफ डॉलर्स। इससे क्या होगा कि हमारी जो हार्ड करेंसी है, हार्ड करेंसी मतलब जो ऐसी करेंसी जो स्टेबल होती है, ठीक है, स्टेबल करेंसी या ऐसी स्ट्रॉन्ग करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर्स, ठीक है। यूएस डॉलर इज अ स्टेबल करेंसी और अ हार्ड करेंसी। अगर हमको अपने फॉरेक्स रिजर्व को बचाना है, अपने फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर्स को बचाना है, तो हम रुपी में ट्रेड कर सकते हैं। इसी को कहा जा रहा है रीजनलाइजेशन ऑफ रुपी, और ये एक बड़ी चीज बन सकती है हमारे नेबरहुड के साथ, हमारे देश को भी स्टेबलाइज करने में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको श्रीलंकन क्राइसिस वाला ये पूरा आर्टिकल समझ में आया हो। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं पूरे लेक्चर के दौरान, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे चाहिए। और दूसरी चीज, मुझे आप अपने कमेंट्स करके बताना कि कौन सा तरीका हमको फॉलो करना चाहिए फॉर द करंट अफेयर्स, ओके। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।